हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए। CH 258 एमएलए साहब अमर रहे। हॉस्पिटल के लोगों ने जब अद्विका के चरित्र पर कीचड़ उछाला तो गुस्से में शौर्य ने वंश को नीतू चंद्रा जो एक ACP थी उसके सामने ही मार दिया और पूरे स्टाफ को धमकाकर वहां से निकल आया। वहीं वंश की पत्नी अद्विका पर आरोप लगाते रह गई, पर उसकी बात को नीतू ने बिल्कुल भी नहीं सुना क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ ही नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वंश के साथ जो हुआ वो अद्विका और शौर्य ने किया था। नीतू ने उसके बाद वहां से चला जाना ही बेहतर समझा तो उसने सेठी परिवार को समझाया और बाहर निकल गई। इधर जब अजीत सेठी जो इस हॉस्पिटल का मालिक था उसे वंश के मौत की खबर मिली, वो गुस्से से तिलमिला उठा। वह सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और अपने भतीजे की सारी रिपोर्ट्स देखने लगा। उसे उसकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं मिला तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसी वक्त वंश की पत्नी बार बार अद्विका का नाम लेकर उसे कोस रही थी। उस चुड़ैल ने मेरे पति को खा लिया, उसका सत्यानाश हो, उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। जब अजीत ने ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए और उसने एक स्टाफ से अद्विका के बारे पूछा। ये स्टाफ क्लेरिकल डिपार्टमेंट से था तो उसने सबको आज हुआ वो बात अजीत को साफ साफ बता दी। पर उसने भी यही कहा कि अद्विका का चरित्र खराब था। अजीत ने ये सुना तो वो तुरंत अद्विका की केबिन में गया। यहाँ पहुंचकर उसने वहां रखी सभी फाइल्स को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ भी नहीं मिला, पर उसे थोड़ा शक हुआ क्योंकि अद्विका को हॉस्पिटल ज्वाइन किए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सिर्फ 2 दिनों में उसने हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड चेक कर लिए थे। तभी उसकी नजर कचरे में पड़े कुछ कागजों पर पड़े जो कि फाड़े हुए थे, पर उसने उन्हें तुरंत जोड़ लिया और जब पूरे कागज सही से जुड़ गए उसके माथे पर पसीना आने लगा। ये कागज उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित था जो उसके हॉस्पिटल ने छोटे बच्चों पर करवाया था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन निकाला और किसी को फोन लगाया और बोला, जल्द से जल्द उस अद्विका को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। अगर वो नहीं मिले तो उसके परिवार के लोगों को उठाकर यहाँ ले आओ। इधर अद्विका और शौर्य सड़क पर एक साथ पैदल चल रहे थे। सड़क पर जाने वाले लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। क्योंकि शौर्य ने डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने थे तो वही अद्विका ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। उस वजह से इस जोड़ी को लोग हैरानी से देख रहे थे। शौर्य ने इन्हें नजरअंदाज किया और वह अपनी डिलीवरी बाइक के पास पहुंच गया। उसने अद्विका को पीछे बिठाया और तेजी से उस होटल की तरफ चला गया जहां वो काम करने लगा था। यहाँ आते ही शौर्य ने अपनी बाइक होटल पर लगा दी और अपने कपड़े बदलकर अद्विका के साथ घर की तरफ निकल गया। शौर्य को ये जीवन बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उठो, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजो, बाद में खुद काम पर जाओ और शाम को समय पर घर वापस आ जाओ। घर की तरफ आते हुए शौर्य अचानक रुक गया और अद्विका से बोला, अद्विका, उन लोगों की बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। ये सुनकर अद्विका का चेहरा सख्त हुआ और बोली, अगर इस अज्ञातवास का चक्कर ना होता तो मैं अब तक उन सभी लोगों को चिर फाड़ कर रख देती। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, ठीक है, तो आज तुम अपना सारा गुस्सा कहीं और निकालना क्योंकि हम उन हॉस्पिटल वालों से बाद में भी निपट सकते हैं। ये सुनकर अद्विका शौर्य की ओर चेहरे पर सवाल लेकर देखने लगी तो शौर्य हंसते हुए बोला, अरे असल में बात यह है कि आज मैं उस बाल्या भाई के गॉडफादर और उसके गुर्गों को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर अद्विका की आंखें चमक गई और वह बोली, लगता है हमें इन्हें आज खत्म करना ही होगा। ये सुनकर शौर्य भी मुस्कुराया और दोनों वहां से गायब हो गए। इधर एमएलए और उसके लड़के ऑफिस के पीछ वाले हिस्से में जमा हो गए थे। आज एमएलए के सारे पालतू कुत्ते यहाँ आए थे। इनमें से किसी एक को वो आज बाल्या भाई की जगह देने वाला था। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त बाल्या को किसी ने मार डाला और हम लोग उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं उसे पकड़कर ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेगी। ये सुनकर सभी लोगों ने एमएलए के लिए जोर जोर से तालियां बजा दी। तभी एक लड़का दौड़कर एमएलए के पास आया और बोला, भाई, बाहर एक लड़की आई है और वो बोल रही है कि वो उस कातिल के बारे में जानती है। ये सुनकर एमएलए की आंखें चमक गई और वो बोला, उसे अंदर लेकर आओ, जल्दी। ये सुनकर वह लड़का दौड़कर बाहर गया और अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को अंदर लेकर आया।
ये अद्विका थी, जिसकी आंखें थोड़ी सहमी और डरी हुई थी। जब वहां खड़े गुंडों ने अद्विका को देखा तो उनकी आंखें चमक गई। उनके मुंह में पानी आ गया। खुद एमएलए भी मन में सोचने लगा कि एक बार उस कातिल के बारे में पता चल जाएगा तो मैं इसे, उसके बाद मैं इस लड़की को अपने बिस्तर तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। जब तक मेरा मन ना भरे मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। यही सोचकर एमएलए थोड़ा आगे हुआ और बोला, तो बताओ तुम उसके बारे में क्या जानती हो। एमएलए का सीधा सवाल सुनकर अद्विका थोड़ी सहम गई और धीरे से बोली, वो कातिल मेरा मेरा पति है। ये सुनकर एमएलए की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से बोला, अगर वो तुम्हारा पति है तो कहाँ है वो। ये सवाल सुनकर अद्विका ने अपना सिर थोड़ा और झुका लिया, क्योंकि अद्विका को अचानक बहुत हंसी आ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, वो मेरे पति यहीं आए हैं। जब ये सुना तो एमएलए का सारा गुस्सा और एक्साइटमेंट उसके चेहरे से गायब हो गई और वो इधर उधर ध्यान से देखने लगा। लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसके दिल में डर ने जगह बनाई थी। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसे भी अच्छे से पता था कि बाल्या भाई और उसके सभी आदमियों को इस कातिल ने अकेले ही निपटा दिया था, वो भी बिना किसी हथियार के। तभी अद्विका ने सिर ऊपर उठा लिया और अपनी हंसी जो उसने दबाकर रखी थी अचानक फूट पड़ी। क्या हुआ एमएलए, डर गए ना? कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, आज मेरे पति और मैं तुम्हें उन सभी चिंता और डर से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। अद्विका ने इतना कहा और उसकी सफेद कपड़े अचानक काले रंग में बदल गए। उसके ये कपड़े किसी कातिल के कपड़ों की तरह दिखने लगे। उसके बाद अद्विका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में चमचमाती हुई लाल तलवार प्रकट हुई। अद्विका ने अपने हाथ की तलवार को देखा और बोली, काफी समय हो गया मैंने पापियों का खून नहीं बहाया, अब ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी ऊपर वॉल कंपाउंड के दीवार पर शौर्य बैठकर हाथों में कुछ पत्थरों को उछाल रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, आज तुम में से कोई बाहर जीवित नहीं जाएगा। तुम सभी को आज मरना ही होगा। जब सभी ने पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा तो वही कातिल जिसकी तस्वीर हर तरफ फैली है वो उस दीवार पर बैठा था। शौर्य ने हाथ में पकड़े उन पत्थरों को हवा में उछाल दिया और तुरंत चारों तरफ एक बैरियर बन गया। अब उस ऑफिस के पीछ वाले हिस्से से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। अद्विका ने एमएलए के दोनों पैरों के बीच एक जोरदार लात मारी और फिर तलवार लेकर उन गुंडों के झुंड में कूद गई। उसने अपने सामने आ रहे हर उस गुंडे को कई टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। आज उसका मूड इतना खराब था कि वो हर उस गुंडे को कई टुकड़ों में काटे जा रही थी और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त यहाँ पर लगभग 500 से अधिक लोग मौजूद थे जो एमएलए से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। कुछ ही पल में हर तरफ खून और कटी हुई लाशें गिरी हुई दिखाई देने लगी। एमएलए अपना दर्द भूलकर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और इस दौरान उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। उसकी अपनी जगह से हिलने की भी उम्मीद नहीं हो रही थी। ऊपर से जो लोग बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे वो लोग किसी दीवार से टकराकर वापस आ रहे थे। इस वजह से आप उन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली और अद्विका पर निशाना लगाकर गोलियां चलाने लगे। पर अद्विका को ये गोलियां छू भी नहीं पा रही थी और वो बिजली की रफ्तार से उन लोगों के बीच घूम रही थी और उन गुंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। तभी पीछे से शौर्य भी अपने हाथों में चंद्रहास लेकर उतर गया। चंद्रहास का चौड़ा पाता वहां अचानक चमकने लगा और अगले ही पल कई सारे सिर धड़ से अलग होकर गिर गए। अब एमएलए अकेला जीवित इंसान बचा था। वो अब किसी गरीब कुत्ते की तरह बैठकर आंखों में डर लिए कांपते हुए हाथों से शौर्य और अद्विका से भीख मांग रहा था। शौर्य ने उसकी हालत देखी और थूक कर उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ एमएलए साहब, आपको तो बड़ा घमंड था ना अपनी पावर पर। कहाँ गई वो बेरहमी जो आपके आंखों में दिखाई देती थी जब आप किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटते हुए दिखाते थे। कहाँ गई वो आपकी हैवानियत जब आप किसी परिवार को एक ही रात में जिंदा दफन करते हुए दिखाते हो। निकल गई सारी हवा। ये सुनकर एमएलए शौर्य के पैरों में लेट गया और अचानक उसने एक खंजर निकाला और शौर्य के घुटने के ऊपर दे मारा। पर जैसे ही खंजर शौर्य के पैर से टकराया वो एकदम से मूड गया। ये देखकर एमएलए गुस्से से बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे ऊपर तक कनेक्शन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ऊपर के लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य की मुस्कान टेढ़ी हो गई और वो बोला, तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब ऊपर जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे कनेक्शन कितने ऊपर है।
इतना कहकर शौर्य ने एमएलए के सिर पर हाथ रखा और सारी जानकारी पता कर ली। फिर उसने चंद्रहास को एमएलए के सिर के ऊपर रखा और चंद्रहास के वजन से ही एमएलए सीधा 2 टुकड़ों में बंट गया। इतना करने के बाद शौर्य ने आसपास लगाए हुए बैरियर को हटा दिया और वहां मौजूद सीसीटीवी को नष्ट कर दिया। फिर उसने एमएलए की 2 टुकड़ों में बटी शर्ट को उठाया और उसके ही खून से उस कपड़े के ऊपर लिखा, अगली बारी एमएलए के गॉडफादर की होगी। इतना लिखकर शौर्य ने वहां दीवार पर लटका दिया। फिर उसने अद्विका का हाथ पकड़ा और बोला, क्या अब तुम्हारा गुस्सा उतर गया है या और भी किसी को मारना चाहती हो? ये सुनकर अद्विका मुस्कुरा दी और शौर्य के गले से लग गई। दोनों आसमान में उड़ गए और काले अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर पास वही लड़का जो उस दिन बालिया भाई के काउंटर पर था वो बाहर से अंदर आया और जो नजारा उसने अपने सामने देखा उसे देखकर उसने उल्टियां कर दी। वह सरकार चिल्लाते हुए वहां से बाहर भाग आया। उसने वहां खड़े लोगों को अंदर इशारा करते हुए सिर्फ इतना कहा, खून, और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब बाकी लोग अंदर देखने गए उन्होंने भी उस जगह पर उल्टियां कर डाली। कुछ लोग जिन्होंने खुद को कंट्रोल कर रखा था उन्होंने थरथराते हुए हाथों से पुलिस को फोन लगा दिया। कुछ ही देर में नीतू चंद्रा और कुछ पुलिस कांस्टेबल इस जगह पर पहुंच गए। जब नीतू ने ये भयानक सीन देखा तो वो भी खुद को उल्टी करने से नहीं रोक पाई। वही हाल बाकी पुलिस वालों का भी था। इसीलिए हर बार शौर्य लोगों को मारने के बाद उन्हें जलाकर मिटा देता था, पर जब उसने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो सभी लोग अब सोच सकते हैं कि ये नजारा कितना भयानक हो सकता है। नीतू ने कई फॉरेंसिक के लोगों को बुलाया और बहुत सारी पुलिस फोर्स को भी वहां बुला लिया और उस जगह की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। कुछ ही समय में मीडिया को भी पता चला कि एमएलए और उसके आदमियों को किसी ने बेरहमी से बुरी तर्क से मार दिया है। कई लोगों की तो अभी तक ठीक से पहचान भी नहीं हुई है। फॉरेंसिक टीम भी अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक पा रही थी। उनका दिमाग इस डरावने सीन को झेल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके लाशों को पूरी रात जागकर उन लोगों ने अलग अलग किया और उन्हें उनके परिवार वालों को भेज दिया। लगभग शहर के हर कोने से लोग एमएलए के पास काम कर रहे थे। इस वजह पूरे शहर के अंदर आज शोक मनाया जा रहा था। इधर अद्विका और शौर्य जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे घर पर नहीं थे। घर का सामान जो ज्यादा नहीं था वो बिखरा पड़ा था। वहीं नीचे रहने वाले उस्ताद के सर पर चोट लगी हुई थी। उनका बेटा भी बहुत ज्यादा जख्मी था। ये देखकर शौर्य को बात समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने उसके बच्चों को घर पर आकर किडनैप किया है। उस्ताद ने जब शौर्य को देखा तो वो थोड़ा नाराज होते हुए बोले, मैंने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं, उन्हें रोक नहीं पाया। वो लोग 50 से ज्यादा लोग थे और उनके हाथ में हथियार थे। मुझे आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाया। ये सुनकर भी अद्विका और शौर्य एकदम शांत थे और उन्होंने नीचे बैठकर उस्ताद के घावों को देखा और अद्विका ने अपने पास से कुछ दवाइयां निकाली और उन दोनों बाप बेटों को खिला दी जिससे उन्हें थोड़ा आराम महसूस होने लगा। तभी अद्विका का मोबाइल बजा और दूसरी तरफ से आवाज आई, डॉक्टर अद्विका, तुम्हारे चारों प्यारे प्यारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम इनकी खैरियत चाहते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ मेरे पास लाकर दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तभी अद्विका एकदम शांति से बोली, मैं नहीं मानती कि तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास है तो मुझे उन्हें देखने दो पहले। क्या अद्विका के बच्चे इन किडनैपरों के चंगुल से छूट जाएंगे? क्या शौर्य अब एमएलए के गॉडफादर के पीछे पड़ेगा? क्या ये किडनैपर्स अजीत सेठी के आदमी थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।